रूहान इस वक्त एक कमरे में चेयर पर बैठा था। वो कमरा बहुत ही अजीब सा लग रहा था उसे। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों से सजा वो कमरा रूहान की नजर में चुभ रहा था। मिश्का इन सबके बीच में रहती है, ये सोचकर ही उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और हीरा बाई चेहरे पर हद से ज्यादा मेकअप पोते अंदर आई। रूहान ने एक नजर उन्हें देखा, फिर उनसे अपनी नजर हटा ली। हीरा बाई होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए चेयर पर बैठते हुए बोली, बताइए बाबू साहब, आप सुबह से हमारे कोठे के बाहर क्यों खड़े हैं? अगर कोई पसंद आ गया था तो अंदर आ जाते। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हीरा बाई के सवालों के जवाब देने के बजाय रूहान ने सवाल किया, जिसे सुनते ही हीरा बाई के लब फैल गए। उन्होंने टेबल पर रखे पान के डब्बे में से पान निकाला और उसे दांतों के नीचे रख चबाते हुए बोली, आपकी खातिरदारी करने के लिए। अब बताइए कौन सी लड़की पसंद आई है आपको, जो आप सुबह से बाहर ही खड़े हैं? बताइए, हमारे कोठे पर एक से बढ़कर एक हैं। मिश्का, मिश्का से मिलना है मुझे। रूहान ने हीरा बाई के आंखों में आंखें डाल बोला, लेकिन अब हीरा बाई का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन सलेस हो चुका था। वो हल्का सा झुकी और सर्द आवाज में बोली, देखिए बाबू साहेब, आप मुझे बड़े आदमी लगते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं कि किसी का ईमान खरीद सके। बेशक से मैं जिस्मों का धंधा करवाती हूँ, लेकिन कोहिनूर मेरे लिए सच में कोहिनूर ही है। मैंने कोहिनूर से वादा किया है कि उसे इस धंधे में कभी नहीं लाऊंगी। वो सिर्फ अपने गानों से मेरे कोठे पर आए कस्टमर का मनोरंजन करती है। आप मुझे गलत समझ रही है। मैं घुमा फिरा कर बात करने वालों में से नहीं हूं। मैं मिश्का से मिलना चाहता हूं, उसे देखना चाहता सिर्फ इसलिए क्योंकि कल से ही मेरे इस दिल को एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं मिला है। आई थिंक आई एम इन लव विद हर। हीरा बाई बड़ी ही बारीकी से रूहान के चेहरे के भावों को नोटिस कर रही थी, और अब रूहान ने जैसे ही कहा उसे मिश्का से प्यार हो गया है, हीरा बाई का चेहरा भावहीन हो गया। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को छुपाया और हंसते हुए बोली, आप भी मजाक अच्छा कर लेते हैं बाबू साहेब। हम कोठे पर रहने वालों के लिए ये प्यार मोहब्बत मायने नहीं रखता। मिश्का इस कोठे पर 3 साल से है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने उसे आज तक किसी को छूना तो दूर, उस पर किसी की गंदी नजर भी नहीं पड़ने दिया है। वो आज भी उतनी ही पाक और पवित्र है जितनी पहले थी। लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि वो 3 साल इस कोठे पर रही है, और ऐसी गंदी जगह से आई लड़कियों को लोग किस नज़र से देखते हैं, ये मुझसे बेहतर आपको पता होगा, है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से है और कहाँ से नहीं। मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि मैं अब मिश्का को एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहने दे सकता। और रही बात उससे मोहब्बत की, तो हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। बेशुमार, बेहद, बेइंतहा मोहब्बत है। रूहान की बात सुन हीरा बाई के एक्सप्रेशंस चेंज हुए और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ गई। उन्होंने रूहान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसी कमरे की बालकनी में आई। रूहान ने असमंजस से उन्हें देखा तो उन्होंने उसे सामने देखने का इशारा किया। रूहान ने नजर घुमाकर सामने देखा और बस देखता रह गया। जन्नत लिफ्ट से बाहर निकली और तेज कदमों से चलते हुए अपने कैबिन में आई। वो चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देख जन्नत का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और उधर से निधान की आवाज आई,
आज के मीटिंग की फाइल लेकर आओ। फोन तो कट गया, लेकिन जन्नत फोन को अभी भी ऐसे घूर रही थी जैसे उसके सामने निधान ही हो। वो मुंह बनाते हुए बोली, थोड़ी देर, थोड़ी देर भी इन्हें चैन नहीं कि मैं सुकून से बैठ सकूं। चल जन्नत, अब ये तुझे कल के लिए जी भर कर सुनाएंगे। सुनाएंगे नहीं, बिना नमक मिर्च के ये मुझे खा जाएंगे। लेकिन मैं भी जन्नत हूँ, जन्नत इनसे नहीं डरने वाली। बड़बड़ाते हुए वो निधान के केबिन के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। इसी उधेड़बुन में वो नाखून चबाते हुए फिर बोली, क्या करूं, क्या करूं, ये जालिम शेरसिंह तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मॉर्टिन पी लूं क्या, इनके सामने जाने से बच जाऊंगी। नहीं नहीं, इससे तो मैं इनके सामने जाने से बच जाऊंगी, लेकिन सीधे यम जी के पास जरूर पहुंच जाऊंगी। और भरी जवानी में मैं अभी मरना नहीं चाहती। अभी तो मुझे अपने पति के साथ दुनिया घूमनी है। अब अगर तुम अंदर नहीं आई तो निधान न जाने कब से कैबिन के दरवाजे पर खड़ा उसकी बकबक सुन रहा था। उसे देखते ही जन्नत के मुंह से अपने आप निकला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। निधान ने घूर कर उसे देखा और कुछ कहने जा ही रहा था, उसने देखा सभी एम्प्लॉइज की नज़र उन दोनों पर ही थी। निधान उसे घुरते हुए अंदर आया। उसके पीछे पीछे जन्नत भी मुंह बनाते हुए अंदर आई कि तभी निधान ने झट से डोर लॉक किया और जन्नत को कमर से पकड़ दीवार से चिपका गुस्से में बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं कब से यहाँ मीटिंग में जाने के लिए वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि दरवाजे पर खड़ी अनाप शनाप बके जा रही हो। कहते हुए निधान ने उसकी पतली सी कमर पर अपनी पकड़ कस दी, जिसकी वजह से जन्नत के मुंह से सिसकी निकल गई और वो मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो सुना था कि लड़कियों की कमर फर्स्ट नाइट पर टूटती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरी कमर अभी तोड़ डालेंगे। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है कि फर्स्ट नाइट पर कमर टूटती है। वो मेरे पड़ोस की सीमा है ना, वो शादी के बाद जब घर आई थी तो बता रही थी कि उसके पति ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी थी। जन्नत ने कहा। निधान का मन कर रहा था कि या तो वो अपना सिर फोड़ ले या फिर जन्नत का सिर फोड़ दे। उसे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी बददिमाग है। ये सच था कि जन्नत बेहद मासूम थी, बस बोलती थोड़ा ज्यादा थी। और इसी में उसने निधान पर एक और बम फोड़ा। वैसे सर ये बताइए, ये लोग करते क्या है जो कमर टूट जाती है? उसकी बेतुकी बात सुन निधान अनकंफर्टेबल हो गया। उसने एक झटके से उसे छोड़ा और टेबल से चाबी उठाकर एक नज़र उसे देख बोला, शादी नहीं हुई है हमारी जो ऐसे सवाल मुझसे पूछ रही हो, और हाँ ज्यादा दिमाग मत चलाया करो, जब है ही नहीं तो चलो अब जल्दी मत बताइए। आप नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से नहीं पूछ लूंगी। क्या हूँ बड़े आए। निधान, जिसका एक पैर कैबिन के बाहर तो दूसरा अंदर था, वो तुरंत वापस अंदर आया और जन्नत का मुंह दबाते हुए बोला, तुम सच में इतनी भोली हो या फिर मेरे सामने बनने का नाटक कर रही हो? अगर इस बारे में किसी से भी कुछ भी पूछा तो आई स्वेर मैं तुम्हें मॉर्टिन जरूर पिला दूंगा। जन्नत ने बड़ी ही मासूमियत और बेप्सी से हाँ में सिर हिलाया, जिसे देख निधान झल्लाते हुए बाहर निकल गया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। सारवी इस वक्त कॉलेज में थी और उसकी आंखें आहान को ढूंढ रही थी। उसे आहान से पूछना था कि कल वो घर कैसे आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को अपने कमरे में देख वो हैरान हो गई। उसे इतना तो पता था कि वो आहान के साथ घूमते घूमते थक गई थी, तो आहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। उसके बाद शायद वो नींद में पहुंच गई। उसका इतंजार खत्म हुआ और सामने से आहान विवेक और छवि के साथ आता दिखा। छवि ने उसे देखा तो वो भागते हुए आई और उससे लिपट गई।
सरू यार, तुझे पता है ये अहान कह रहा है कि उसे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई है जिसका न नाम पता है और ना ही उसे इसने देखा है। हाँ छवि, पता है हमें, अब हटो, हमारे ऊपर से गिरा ही दोगी तुम तो। सारवी उसे खुद से दूर करते हुए बोली। उसकी नजरें अहान पर ही बनी हुई थी। अहान ने भी जैसे उसकी नजरों को पढ़ लिया हो। उसने छवि और विवेक को कैंटीन में जाने को कहा और खुद सारवी का हाथ पकड़े दूसरी तरफ बढ़ गया। दोनों को ऐसे जाते देख छवि विवेक का हाथ थामे मुस्कुराते हुए बोली, देखा देखा दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अहान सरू की आंखें पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी इस बात से उसे इनकार है कि उसके दिल में सरू के लिए जो फीलिंग्स है वो इश्क नहीं है। ये लाख मना कर ले इस बात से, लेकिन इश्क का जादू है। जब सर चढ़कर बोलता है तो सामने वाले की फीलिंग्स के साथ साथ नींद भी फुर्र हो जाती है। उसकी बात सुन विवेक खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। दोनों हंसते हुए कैंटीन में चले गए। इधर सारवी बड़ी ही बेचैनी से अहान को देख बोली, डॉट 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 नवाब साहब, आप प्लीज बता दीजिए ना कि कल आपने हमें घर कैसे छोड़ा। अहान ने उसके चेहरे को देखा जिस पर हद से ज्यादा बेचैनी झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से बोला, माफ करना हीरोइन, मैं पहली बार तुमसे झूठ बोलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुझे बाइक पर बिठाया था तो तेरा दिल टूट जाएगा। नवाब साहब कुछ तो बोलिए। अरे यार हीरोइनी, तुम भी कैसी बात करती हो। अब तुम तो बाइक पर बैठोगी नहीं तो मुझे ऑटो से ही तो लाना पड़ेगा ना। वैसे मानना पड़ेगा तुम सिर्फ देखने में इतनी दुबली पतली हो, लेकिन असल में तो तुम कितनी भारी हो यार। अहान उसे ऑटो से लेकर आया ये जानकर सारवी के चेहरे की बेचैनी कुछ कम हुई और अब वो अहान को आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, अच्छा, और आपकी वो रोजपिटल्स जैसे कहीं की नाजुक सी कली होगी ना। बड़े आए हमें भारी कहने वाले। दोनों लड़ते झगड़ते कैंटीन में पहुंचे जहां विवेक और छवि पहले से ही दोनों का वेट कर रहे थे। छवि एक्साइटेड होते हुए, अच्छा अहान, तुम कुछ तो बताओ ना अपनी रोजपिटल्स के बारे में, कैसी दिखती है, कुछ तो देखा होगा तुमने। हाय, मेरी रोजपिटल्स शायद मुझसे नाराज होकर बैठ गई है तभी तो मेरे सामने नहीं आ रही है, लेकिन मैं भी अहान जिंदल हूँ। अपनी मोहब्बत मैं उसे इस कदर कैद करूंगा कि वो खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आएगी। सारवी ने तिरछी नजरों से अहान को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कॉफी पीने लगी। अहान जो अब तक अपनी रोजपिटल्स को याद कर मुस्कुरा रहा था, उसने चेयर दूसरी तरफ किया और उस पर उल्टा बैठ कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स से बोला, हेलो गाइज। सभी स्टूडेंट्स की नजर अब अहान की तरफ थी। सारवी तो हैरानी से अहान को देख रही थी कि आखिर वो अब करने क्या वाला है। अहान ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही अदा से अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, आप सबको पता है मुझे पानी इस अहान जिंदल को मोहब्बत हो गई है। कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स टिंग करने लगे। अहान ने उन्हें चुप करवाया और बोला, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैंने आपनी रोजेप्लेट को देखा ही नहीं है। जो भाई, तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हुई? उसमें से एक लड़के ने पूछा। तो कुहू पूछो कि कैसे हुआ, जो भी हुआ दिल से तो जब क्या करोगे तुम। अगर वो दोबारा नहीं मिली तो बहान उस लड़की की बात सुन हंसने लगा और फिर सिर झुकाए एकदम से चुप हो गया। सारवी को लगा कि वो उदास हो गया। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अहान के गुनगुनाने की आवाज पूरे कैंटीन में गूंज गई, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान, उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी।
मेरा दिल है प्यास, मेरा दिल अकेला। जहान ने आंख बंद की और उसकी आंखों के सामने बारिश में भीगी उस लड़की के शोल्डर पर वो बटरफ्लाई और रोजपिटल्स वाला टैटू आ गया। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू मेरे सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। सारवी होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए टेबल पर हाथ रख उस पर चेहरा टिकाए आहान को देख रही थी। वहीं आहान को ऐसे देख अब तो कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स भी अपनी जगह झूमने लगे, यहाँ तक कि कैटरीन का ऑनर भी उन सब में शामिल हो गया था। सभी एक साथ आहान का साथ देते हुए ओब्लाडी डी डी ओब्ला डा डाडा ओब्ला डुडू डू वी लव यू। आहान ने छवि को हाई फाई दिया और दोनों हाथ हवा में लहराए। नहीं याद कब से, मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है। बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आज कल से, मुझे आज कल से। जरा तस्वीर से तो। आहान सारवी के सामने वाली चेयर पर आकर बैठा और उसने सारवी को देखते हुए टेबल पर सिर टिका कर आंख बंद कर लिया। सारवी ने उसे ऐसे देखा तो उसके दिल में जैसे कुछ चुभ रहा हो, लेकिन वो मुस्कुराते हुए आहान के पास आई और उसके बालों को बिगाड़ते हुए गाने, भला कौन है वो हमें भी बताओ, ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ। ये किस्से सभी को बताते नहीं हैं, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। आहान ने आंख खोलकर उसे घूरा और अपने बालों को सही करने लगा, जिसे देख सारवी उससे 2 कदम पीछे हुई और दोनों हाथ पीछे की तरफ कर छवि के साथ स्टेप करते हुए, तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प कर आएगी वो तुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। सारवी को ऐसे उसके लिए गाते देख आहान के चेहरे पर जो चमक आई, उसे देख छवि और विवेक ने एक दूसरे को देखा और सिर झटककर आहान को देखने लगे, जो सारवी के कंधे पर पीछे से हाथ रख, किसी रोज अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। सारवी ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खिंचते हुए बाहर लेकर जाते, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। अर्श श्रव्या और अनाया के लिए आइसक्रीम लेकर वापस अपनी गाड़ी के पास आया। उसका उखड़ा हुआ मुंह देख श्रव्या हंसते हुए बोली, क्या बात है भाई, आपका मुंह क्यों उतरा है? किसी लड़की ने आपको भाव नहीं दिया क्या आज? चुप कर, ऐसा कभी हो सकता है कि अर्श रघुवंशी बाहर निकले और लड़कियां उसे भाव न दे? ये तो वैसे हो गया जैसे बिना मलाई के दूध। ये कैसा एग्जाम्पल था? ये अर्श रघुवंशी का एग्जाम्पल है मेरी बहना। अर्श ने अनाया के गाल खींचते हुए कहा तो अनाया का मुंह बन गया। वही उसका बना हुआ मुंह देख श्रव्या हंसते हुए हल्का सा झुक उसके कान में अनाया दी, कहीं आपको प्रत्यक्ष शेरगिल की याद तो नहीं आ रही? मैं उस कनखजूरे को क्यों याद करूंगा, बल्कि अगर वो दोबारा मुझे मिल गया ना तो मैंने भी उससे बदला नहीं लिया ना, तो मैं भी अनाया रघुवंशी नहीं। अभी अनाया ने ये कहा ही था कि उसकी नज़र सामने आइसक्रीम पार्लर में जाते हुए प्रत्यक्ष दिखा, जो शायद आइसक्रीम लेने ही गया था। उसे देखते ही पहले तो अनाया की आंखें बड़ी हुई, लेकिन फिर वो चेहरे पर डेविल स्माइल लिए श्रव्या और अर्श से बोली, भाई आप दोनों घर जाइए, मैं आ जाऊंगी। अरे पर तुम जा कहाँ रही हो? भाई आप जाइए, मुझे कुछ जरूरी काम है।
अनाया तेज कदमों से आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ते हुए बोली। अर्श और श्रव्या ने एक दूसरे को देखना में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गए। इधर अनाया आइसक्रीम पार्लर में नजरें इधर उधर कर प्रत्यक्ष को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर फोन में किसी से बात करते प्रत्यक्ष पर पड़ी। अनाया लंबे डग भरते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई। वही प्रत्यक्ष जो इस वक्त कॉल पर अपनी मां से बात कर रहा था। अपने सामने अनाया को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कॉल कट करने के बारे में सोच ही रहा था कि अनाया ने बिना उसे कोई मौका दिए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और अब वो प्रत्यक्ष के होठों को बड़ी ही बेरहमी से कुतर रही थी, जिसकी वजह से कुछ ही देर में अब प्रत्यक्ष के होठों से ब्लड निकलने लगा। प्रत्यक्ष जो इस वक्त अपनी मां से बात कर रहा था वो अनाया के सडनली किस करने के वजह से लगभग शॉवर्ड ही हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अनाया इस तरह अचानक उसे किस क्यों कर रही है। लेकिन जैसे ही उसके मुंह में ब्लड का टेस्ट गया उसने तुरंत अनाया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और अभी वो उसे रिस्पॉन्स देने ही वाला था कि अनाया ने उसके सीने पर हाथ रखा और एक झटके में उससे दूर हो गई। चेहरे पर जंग जितने वाली स्माइल लिए अनाया अपने लिप्स पर लगे ब्लड को साफ करते हुए बोली। स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। वेल मिस्टर स्पाइसी, अब स्कोर 1-1 हुआ। मेरा बदला पूरा हुआ। तुमने मेरी फर्स्ट किस मुझसे चुराई तो मैंने भी तुम्हारी फर्स्ट किस तुमसे ले ली। दैट्स इट। उसकी बातों से अब प्रत्यक्ष के चेहरे पर जो पहले हैरानी के भाव थे अब उस पर हल्की हल्की स्माइल दिख रही थी और हंसते हुए जब उसके डार्क लिप्स हल्के से फैले तो अनाया के पूरे बॉडी में अजीब सी सहरन हुई। ये सोचकर कि अभी वो इसी डार्क लिप्स को चूमे जा रही थी, उसकी धड़कनें एकाएक बढ़ी हुई महसूस होने लगी। उसने झट से प्रत्यक्ष के डार्क लिप्स से अपने नजरें हटाई और वहां से जाने के लिए पलट गई। लेकिन प्रत्यक्ष अभी कहाँ उसे जाने देने के मूड में था। उसने तुरंत अनाया का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और अनाया एक झटके में उसके सीने से आ लगी। प्रत्यक्ष ने फोन कटकर अपने जेब में सरकाया और अनाया के कमर में हाथ फंसाए दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आते बालों को साइड कर उसकी आंखों में बारी बारी से झांकते हुए बोला। तो मेरी एंग्री बर्ड यहाँ मुझसे बदला लेने आई थी। बदले का तो पता नहीं लेकिन मुझे बेनिफिट्स जरूर मिल गया। वैसे काफी अच्छा किस कर लेती हो तुम। पहले कभी किसी को किया है क्या? यू ब्लडी। ये सब गंदे काम ना तुम जैसे कनखजूरे ही करते होंगे क्योंकि अनाया रघुवंशी ऐसा कोई काम नहीं करती। जस्ट लिव मी। गुस्से में अपनी कमर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करती अनाया ने कहा, जिसे सुन अब तो प्रत्यक्ष के होठों पर जो हंसी आई उसे देख अनाया की धड़कनें और भी बढ़ गई। प्रत्यक्ष ने हंसते हुए कहा, एंग्री बर्ड तुमने अभी क्या कहा कि तुम ये सब गंदे काम नहीं करती लेकिन अभी अभी किसी ने मेरे साथ गंदा काम किया है। तुम्हें याद है वो कौन है? अनाया को अब याद आया कि बदला लेने के चक्कर में वो प्रत्यक्ष को डीप किस कर रही थी, लेकिन अपनी गलती वो कहाँ मानने वाली थी। उसने तुरंत प्रत्यक्ष को जवाब दिया, तो तुम्हें क्या लगा तुम कुछ गंदा करोगे तो तुम्हें उसका जवाब नहीं मिलेगा? वैसे भी जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। प्रत्यक्ष ने अब उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। वो हंसते हुए उससे दूर हुआ। तब तक उसका आइसक्रीम भी आ गया। उसने एक हाथ से आइसक्रीम लिया और दूसरे हाथ से अनाया का हाथ पकड़े बाहर आया। हालांकि इस दौरान अनाया का उससे अपना हाथ छुड़ाना जारी था, लेकिन प्रत्यक्ष बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी के पास आया और फ्रंट सीट का दरवाजा खोल अनाया को जबरदस्ती उस पे बिठाकर सीट बेल्ट लगाया और तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ गया।
जब तक अनाया निकलने का सोचती प्रत्यक्ष ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, जिसे देख अनाया गुस्से में आग बबूला हुई उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? जानते नहीं हो तुम मैं किसकी बेटी हूँ? पापा जी को पता चला ना तो तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम अगले आधे घंटे के अंदर गए कहा। प्रत्यक्ष ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप ड्राइविंग करता रहा। अनाया कुछ देर तो उसे मारती रही, लेकिन जब उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फिर वो गुस्से में मुंह फुलाए अपनी सीट पर बैठ गई। उसके इस रिएक्शन पर प्रत्यक्ष चेहरा फेर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हीराबाई के इशारे पर रूहान ने सामने देखा तो बस देखता रह गया, क्योंकि सामने अपने कमरे की बालकनी में मिश्का एक छोटा सा पौधा लगा रही थी। वाइट कलर का घाघरा और उस पर रेड कलर का ब्लाउज, जिसपे वाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का दुपट्टे में वो बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। चेहरे पर इस वक्त कोई मेकअप नहीं था तो बस उसका खूबसूरत सा चेहरा जिसपे रूहान बाबू अपना दिल हार गए थे। हीराबाई ने एक नज़र उसे देखा और फिर सीरियस लहजे में मिश्का को देख बोली, बाबू साहेब, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जिसे आप सामने देख रहे हैं उसे मैंने अपनी बेटी की तरह माना है। रूहान की नज़र अब हैरानी से हीराबाई की तरफ उठ गई, जिसे देख हीराबाई ने सामने देखते हुए ही कहा, जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है। अब तक आपने यही सुना और देखा होगा कि कोठे पर रहने वाली औरतों का दिल पत्थर का होता है। सच कहूँ तो मिश्का के आने से पहले मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन जब मिश्का इस कोठे पर आई तो उसमें मैंने खुद को देखा। रूहान बड़ी ही बेचैनी से, कौन कौन उसे यहाँ लेकर आया था? क्या आप बता सकती हैं? कौन लेकर आया और क्यों लेकर आया? ये सब आपको सही समय आने पर पता चल जाएगा। इसी बहाने आपकी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है वो मैं भी देख लूंगी, क्योंकि यहाँ सबकी मोहब्बत को दम तोड़ते हुए ही देखा है अब तक। इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं मिश्का को यहाँ से लेकर जाऊंगा तो? रूहान को यकीन नहीं हो रहा था कि हीराबाई इतनी आसानी से मिश्का को उसके साथ जाने को कह देंगी। उसकी बात सुन हीराबाई मुस्कुराते हुए बोली, आपकी आंखों में मैंने कल ही मिश्का के लिए प्यार देखा लिया था, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप समझ रहे हैं बाबू साहेब। मिश्का आपके साथ जाने के लिए हरगिज नहीं मानेगी, लेकिन उसका तोड़ भी है मेरे पास, वो मेरी बात कभी नहीं टालती। रूहान का दिल जोरों से धड़क उठा ये सोचकर कि मिश्का अब उसके साथ मुंबई जाएगी। इन सब से अनजान मिश्का उस पौधे को लगाकर अब अपने कमरे के एक कोने में किसी की तस्वीर सीने से लगाए सिसक रही थी। जन्नत निधान के साथ एक बड़े से होटल के सबसे लक्सरियस रूम में थी। निधान यहाँ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था। वो जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था वो निधान की ही उम्र का था, जिसका नाम कुणाल था। कुणाल अपना यहाँ का बिजनेस निधान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सिंगापुर शिफ्ट होने वाला था। उसने अपने असिस्टेंट रिया को फाइल निधान की तरफ बढ़ाने को कहा और बोला, मिस्टर निधान, आपको तो पता ही है कि मैं अब सिंगापुर ही शिफ्ट हो रहा हूँ और ये होटल मेरे दादाजी ने दादी के लिए बनवाया था। अब इसके इंटीरियर पुराने हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे तोड़कर एकदम नया लुक दे। होटल तोड़ने की बात सुनते ही जन्नत आंखें बड़ी बड़ी कर निधान को देखने लगी। उसने आते वक्त देखा था ये होटल बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और इसे निधान अब तोड़ देगा ये जानकर जन्नत को अब थोड़ा बुरा लग रहा था और इसीलिए वो तपाक से बोली, लेकिन इसे तोड़ने की क्या जरूरत है? ये ऑलरेडी इतना खूबसूरत है, इसे हम थोड़ा एफर्ट डालकर और भी खूबसूरत बना दे तो लोगों का यहाँ आना बढ़ जाएगा। वैसे भी ये जगह
कितनी खूबसूरत है, देखिए यहाँ हम नेचर को करीब से महसूस कर सकते हैं। और फिर आजकल जितने भी होटल या फिर रिसॉर्ट बन रहे हैं वो सब मॉडर्न इंटीरियर के ही बन रहे हैं। एंड आई होप फॉरेन कंट्री से आने वाले लोगों को ये होटल बहुत पसंद आएगा, है ना सर? जन्नत ने निधान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, लेकिन निधान ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, जिसे देख उसका मुंह बन गया। वहीं उसकी बात सुन कुणाल मुस्कुराते हुए, मिस जन्नत, आपने जो कुछ भी कहा उससे मैं तुमने जो कुछ भी कहा उससे मैं सहमत हूँ। मिस्टर कुणाल, आइडिया बुरा नहीं है, हम इस पर सोच सकते हैं। कुणाल की बात पूरी होती उससे पहले ही निधान ने कहा, जिसे सुनते ही जन्नत का चेहरा इस वक्त गुलाब की तरह खिल गया। कुछ देर बात करने के बाद निधान और जन्नत अपनी गाड़ी के पास आए। जन्नत गाड़ी में बैठ निधान की मुस्कुराते हुए देख बोली, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात मानकर इतना प्यारा होटल तोड़ने से मना कर दिया। तुम मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती कि मैं तुम्हारी बात मानूं, निधान ड्राइविंग करते हुए बोला, जिसे सुनते ही जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, आपकी होने वाली बीवी हूँ तो मेरी बात तो मैटर करनी चाहिए ना आपको। उसकी बात सुन निधान ने एक झटके में ब्रेक लगाया और हैरानी से जन्नत को देखने लगा। आहान का हाथ पकड़े सारवी कॉलेज से बाहर आई। आहान के चेहरे पर इस वक्त ऐसी चमक थी कि उसे देख सारवी के लब अनायास ही फैल गए। वो आहान के साथ चलते हुए बोली, नवाब साहब, बस एक मुलाकात में ही आप अपनी रोजपिटल्स के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके सामने दोबारा आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। आप तो खुशी के मारे बेहोश ही हो जाएंगे हैं ना। बेहोश का तो पता नहीं हीरोइनी, लेकिन जिस दिन वो मेरे सामने आई ना, मेरी धड़कनें जरूर मुझे रुकती हुई महसूस होने लगेंगी। मुझे नहीं पता कि मेरा रिएक्शन क्या होगा, बस इतना कहूंगा कि वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा। आहान अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला। सारवी ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, नवाब साहब, अगर आपकी रोजपिटल्स पहले से शादीशुदा हुई तो, या फिर वो किसी से मोहब्बत। चुप, एकदम चुप। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना हीरोइनी, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी रोजपिटल्स शादीशुदा। गहरी सांस लेकर, मुझसे नहीं बोल जाएगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो सिर्फ मेरी है और मैं तो उसका हूँ ही। लेकिन फिर भी अगर उसे किसी से मोहब्बत हुई भी तो भी मैं उसका ही रहूंगा। जिससे मोहब्बत के इस सफर में एक नाम इसहान जिंदल का भी होगा। कहते हुए आहान की आंखों में नमी उतर आई, जिसे छुपाने की कोशिश करते हुए वो तेज कदमों से चलते हुए अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। बेशक से आहान ने अपने आंसू सारवी से छुपाने की कोशिश की हो, लेकिन सारवी ने उसकी भरी आंखें देख ली थी, जिसे देख वो अपनी जगह सुन्न सी खड़ी रह गई। यो तब तक आहान को देखती रही जब तक आहान बाइक लेकर वहां से निकल नहीं गया। फीकेपन से मुस्कुराते हुए वो अपनी गाड़ी तक आधी और बैंक सीट का दरवाजा खोल बैठ गई। ड्राइवर ने भी बिना एक पल की देरी के गाड़ी सिंघानिया मेंसन की तरफ दौड़ा दी। रुद्र का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि सारवी को कॉलेज से ड्रॉप और पिक करने मेंसन की गाड़ी ही जाएगी। विंडो से बाहर झांकते हुए सारवी के आंखों के सामने आहान की वो भरी हुई आंखें घूम रही थी और देखते ही देखते उसकी आंखों में भी नमी उतर आई
और वो नमी जैसे ही उसकी गालों पर लुढ़की कि सार्वी ने उसे अपनी उंगली पर रोक ली। आंसुओं की उन बूंदों को देख वो फीकेपन से मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मोहब्बत के इस सफर में आपके साथ साथ एक नाम हमारा भी होगा नवाब साहब। हम दुआ करेंगे कि कम से कम आपकी मोहब्बत जरूर मुकम्मल हो। जन्नत ने जैसे ही कहा कि वो निधान की होने वाली बीवी है और उसके लिए उसकी बातें मैटर करनी ही चाहिए, निधान ने गाड़ी एक झटके में रोक दी, जिसकी वजह से जन्नत का सिर डैशबोर्ड पर बचते बचते भी टकरा ही गया। जन्नत अपना सिर सहलाते हुए गुस्से में घूर कर निधान को देखते हुए बोली, आप क्या शादी से पहले विधुर होना चाहते हैं? What? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए। मुझसे समझे, मुझे भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, लेकिन ये जो अभी आपने हरकत की ना, इससे आप शादी से पहले ही विधुर जरूर हो जाते। जस्ट शट अप इडियट। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बीवियों वाले नखरे ना मेरे सामने तो दिखाना भी मत, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। निधान ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए जन्नत को चुप करवाया और फिर उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला। अब जन्नत भी कहाँ कम थी कि निधान कुछ कहे और वो चुप हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उसने अजीब सा मुंह बनाया और नाक सिकोड़ते हुए बोले, हाँ जैसे मुझे तो शौक चढ़ा है ना गुसैल सांड के सामने लाल कपड़ा पहनकर जाने में। सासू माँ के सामने तो कल बोलती बंद हो गई थी और आज मुझे तेवर दिखा रहे हैं। हु। उसकी बात सुन निधान का मन किया कि जन्नत को यही बीच सड़क पर छोड़ कर चला जाए, लेकिन अफसोस यो ऐसा कर भी नहीं सकता था। गुस्से में जबड़ा भींचे उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक नज़र जन्नत को देख फिर सामने देखते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही बेकार है। कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारे साथ एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन आप तो पिछले 6 घंटों से मेरे साथ ही हैं। इसका मतलब ऐसे खुद को पागल नहीं कहते सरर। जन्नत ने इतनी मासूमियत से कहा कि निधान को अब कुछ कहते नहीं बना, बस वो गुस्से में ड्राइविंग करता रहा। जन्नत अपना सिर सहलाते हुए गुस्से में घूर कर निधान को देखते हुए बोली, आप क्या शादी से पहले विधुर होना चाहते हैं? व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए, मुझसे समझे, मुझे भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, लेकिन ये जो अभी आपने हरकत की ना, इससे आप शादी से पहले ही विधुर जरूर हो जाते। जस्ट शट अप इडियट। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बीवियों वाले नखरे ना मेरे सामने तो दिखाना भी मत, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। निधान ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए जन्नत को चुप करवाया और फिर उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला। अब जन्नत भी कहाँ कम थी कि निधान कुछ कहे और वो चुप हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उसने अजीब सा मुंह बनाया और नाक सिकोड़ते हुए बोले, हाँ जैसे मुझे तो शौक चढ़ा है ना गुसैल सांड के सामने लाल कपड़ा पहनकर जाने में। सासू माँ के सामने तो कल बोलती बंद हो गई थी और आज मुझे तेवर दिखा रहे हैं। हु। उसकी बात सुन निधान का मन किया कि जन्नत को यही बीच सड़क पर छोड़कर चला जाए, लेकिन अफसोस यो ऐसा कर भी नहीं सकता था। गुस्से में जबड़ा भींचे उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक नज़र जन्नत को देख फिर सामने देखते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही बेकार है। कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारे साथ एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन आप तो पिछले 6 घंटों से मेरे साथ ही हैं। इसका मतलब ऐसे खुद को पागल नहीं कहते सरर। जन्नत ने इतनी
मासूमियत से कहा कि निधान को अब कुछ कहते नहीं बना, बस वो गुस्से में ड्राइविंग करता रहा। तकरीबन 20 मिनट के बाद ही उसकी गाड़ी जन्नत के घर के बाहर रुकी। जन्नत झट से गाड़ी से बाहर निकली और हल्का सा झुक आंखें टिमटिमाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप तो आएंगे नहीं, इसीलिए मैं कह भी नहीं रही हूँ आने को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए भी मेरी सैलरी काट लेंगे। मुझे मेरी सैलरी पूरी चाहिए, हाँ नहीं तो इस बेवकूफ की सैलरी मैंने कब काटी, बल्कि इसे तो सैलरी भी डैड देते हैं। निधान ने सोचते हुए गाड़ी घूमनी चाहिए कि गाड़ी के सामने जन्नत की मामी ममता जी को खड़ा देख रुक गया। ममता जी झट से वहां आई, जिसे देख निधान को ना चाहते हुए भी बाहर निकलना पड़ा। बेशक से जन्नत की वजह से वो कितना भी इरिटेट क्यों ना हो, लेकिन निर्वी और विधान ने बड़ों की इज्जत करना उसे बखूबी सिखाया था। निधान ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो ममता जी ने खुशी के मारे चहकते हुए निधान का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए घर के अंदर से आई। श्रव्या इस वक्त अपने नए कॉलेज में फॉर्म वगैरह सबमिट करने आई थी। चूंकि उसने और अनाया दोनों ने स्टडी बीच में ही छोड़कर इंडिया आई थी, इसीलिए दोनों यही कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी। अब अनाया तो उसके साथ आई नहीं, इसीलिए श्रव्या ने उसका भी फॉर्म सबमिट किया और गहरी सांस लेते हुए होद के केबिन से बाहर निकली। फोन में नजर गड़ाए वो कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि तभी सामने से आते एक 27-28 साल के लड़के से टकरा गई, जिससे उस लड़के के हाथ का सारा पेपर इधर उधर गिर गया। श्रव्या ने नजर उठाकर सामने जब लड़के को देखा तो वो लड़का बिना उसकी तरफ देखे नीचे गिरे हुए अपने पेपर्स उठाते हुए बेहद शांत लहजे में बोला, ऐसे फोन में नजर नहीं गड़ाना चाहिए मिस, आपको सामने भी देखना चाहिए। श्रव्या जो अभी उसे सॉरी बोलने जा ही रही थी, लेकिन उस लड़के की बात सुन रुक गई और सुनकते हुए बोला, अच्छा अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि कैसे चलना है और कैसे नहीं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि प्रोफेसर हो तो स्टूडेंट ही ना, तो ये जो एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हो वो अपने तक ही रखो। हो आए बड़े मुझे सिखाने वाले। श्रव्या अब बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। उस लड़के ने नजर उठाकर अब जाती हुई श्रव्या को देखा, फिर अपने सभी पेपर्स को लेकर प्रिंसिपल के कैबिन में आया। उसे देखते ही कॉलेज के होद मुस्कुराते हुए अपने चेयर से उठे और उस लड़के से हाथ मिलाते हुए बोले, वेलकम प्रोफेसर निर्मित शेरगिल, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है। वही श्रव्या बाहर खड़े अर्श की गाड़ी के पास आई। अर्श जो अब तक लड़कियों से घिरा था, श्रव्या को देख उन सब को बाय कर उसके पास आया। हो गया फॉर्म सबमिट? हाँ भाई हो गया, चलिए अब घर चलते हैं। अनाया दी तो पता नहीं कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रही है, श्रव्या ने कहा और अर्श के साथ गाड़ी में बैठ गई। इधर प्रत्यक्ष की गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बड़े से गेट के सामने रुकी। अनाया जैसे ही उतरने को हुई कि प्रत्यक्ष ने उसका हाथ पकड़ एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। अनाया एक बार फिर लहराते हुए उसके सीने से आ लगी। उसने गुस्से में सिर उठाया और प्रत्यक्ष को देखा। उसके गुस्से से लाल हुआ चेहरा देख प्रत्यक्ष ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोला, एंग्री बर्ड माना कि गुस्से में तुम मुझे बेहद क्यूट लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर वक्त तुम गुस्से में ही रहोगी। कभी शर्माते हुए सकुचाते हुए भी अपना ये प्यारा सा चेहरा देखने दो मुझे। अनाया तो उसके होठों को अपने सॉफ्ट से गाल पर महसूस कर सिहर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल किया और झल्लाते हुए बोली,
शर्म और तुमसे माय फुट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर मैं ऐसा मूवमेंट बना दूं जहां शर्म से तुम्हारी ये पलकें मुझे लरजती हुई दिखे तो गो टू हेल। अब छोड़ो मुझे, अगर किसी ने दे लिया ना तो तुम्हारा ये सारा का सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरे लिए डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे घरवालों को मेरे बारे में पता ना चल जाए, है ना? रिलैक्स एंग्री बर्ड, उसमें अभी टाइम है। आज मुझे घर जल्दी जाना है, इसीलिए मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखन, ओके? प्रत्यक्ष ने उसके गाल पर हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर बड़े ही प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अनाया की आंखें इस एहसास से स्वतः ही बंद हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और खोए हुए अंदाज में गाड़ी से बाहर आई। प्रत्यक्ष ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, उसकी आवाज सुनते ही अनाया को जैसे होश आया हो, वो एक झटके से पीछे मुड़ी और गाड़ी का दरवाजा वापस खोल फ्रंट सीट पर बैठ गई। प्रत्यक्ष ने नासमझी से उसे देखा। उसे समझ नहीं आया कि अनाया ऐसे वापस क्यों आई। फिर वही अनाया खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। प्रत्यक्ष नासमझी से अनाया को देख रहा था कि वो मेंशन जाने के बजाय वापस गाड़ी में क्यों आकर बैठ गई। अनाया गुस्से में खा जाने वाली नजरों से प्रत्यक्ष को घूरते हुए बोली, तुम्हें मेरे मेंशन का रास्ता कैसे पता चला? उसकी बात सुन प्रत्यक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आईविंग की और अनाया का गाल को खींचते हुए बोला, ओ डॉट। एंग्री बर्ड के शार्प माइंड में अब ये बात आई। वेल, जो इस प्रत्यक्ष शेरगिल के दिल के बेहद करीब होते हैं ना, उनके बारे में प्रत्यक्ष शेरगिल को हर खबर रहती है। और फिर मेरी एंग्री बर्ड तो अब इस दिल में बस गई है। लड़कियों को इम्प्रेस करने का अच्छा खासा नॉलेज लेकर घूमते हो, बट मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम जैसे लड़कों के स्वीट स्वीट बातों में आ जाती हैं। अनाया ने चेहरे पर डेविल स्माइल के साथ कहा तो प्रत्यक्ष के लब फैल गए। वो सरकास्टिक ये में बोला, एंग्री बर्ड, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को छू जाती हैं। जहां बाकी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती है, वही तुम हो जो मुझे देखते ही दूर भागने की फिराक में रहती हो, जो तुम्हें बाकी सब से अलग बनाता है। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? वो क्या है ना कि मॉम के लिए आइसक्रीम लेने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ तो मेरा ही मुंह मीठा हो जाएगा। मॉम वाली आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई, बट अगर तुम चाहो तो जाने से पहले मेरा मुंह मीठा करवा सकती हो। बेशर्म इंसान, इसके अलावा और कुछ भी आता है तुम्हें, या फिर सारा दिन ये बेशर्मी में ही गुजर जाता है? आंखें छोटी छोटी कर बारी बारी से प्रत्यक्ष के आंखों में देखते हुए अनाया ने कहा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। अब ये कहना मुश्किल था कि शर्म से या फिर गुस्से से। प्रत्यक्ष ने उसे और परेशान ना करते हुए मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फिराया और गाड़ी स्टार्ट किया, जिसे देख अनाया उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए गाड़ी से उतर गई। प्रत्यक्ष ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और देखते ही देखते उसकी गाड़ी अनाया के आंखों से ओझल हो गई। उसके जाते ही अनाया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। अभी वो रघुवंशी मेंशन के गेट के अंदर आई ही थी कि शिवाय की गाड़ी बाहर से एंटर हुई। गाड़ी रुका और उसमें से शिवाय बाहर निकला। अनाया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि शिवाय ने पीछे का दरवाजा खोला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। शिवाय ने बड़ी ही सावधानी से उस लड़की का हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला। उस लड़की के माथे पर बैंडेज लगा हुआ था, शायद उसे चोट लगी हुई थी। जीन्स और शर्ट पहने उस लड़की की हालत थोड़ी खराब लग रही। दादू, ये कौन है?
अनाया बेटा ये धरा है, इसे अंदर ले चलो, बाकी सब बाद में बताता हूँ। शिवाय ने कहा तो अनाया ने भी तुरंत धरा को अच्छे से संभाला और उसे लेकर मेंसन के अंदर चली गई। शाम होने की थी और सारवी कॉलेज से घर वापस आ चुकी थी। जब से कॉलेज से आई थी तब से वो अपने कमरे ही थी। हालांकि सिया और मीरा ने उससे पूछा भी कि क्या वो ठीक है। सिया ने बस इतना कहा कि वो थक गई है और थोड़ी देर आराम करना चाहती। सिया और मीरा ने कभी भी उसे किसी बात पर फोर्स नहीं किया था। कुल मिलाकर सारवी रुद्र, सिया, मीरा और वीर की जान थी, जिसे अगर कभी हल्का सा फीवर भी हो जाए तो उस दिन रुद्र और वीर तो ऑफिस से छुट्टी ही कर लेते। मीरा और सिया का तो कहना ही क्या, दोनों का बस चले तो दोनों फीवर में भी उसे ग्लूकोज का सलाइन चढ़वा देती। सारवी उनके सबको अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए तो उसने अपने सबसे बड़े दर्द, अपने मोहब्बत को खो देने का दर्द सबसे छुपा रही थी। लेकिन आज जब उसने आहान की भरी हुई आंखें देखी तो उसके दिल के कितने टुकड़े हुए ये शायद काउंट ही नहीं किया जा सकता था। बेड पर औंधे मुंह लेटी सारवी ने अपने आंसू साफ किए और अपने फोन में हिडन गैलरी बॉक्स ओपन किया, जिसमें आहान के अनगिनत फोटोज और वीडियोज थे। सारवी बारी बारी से सभी फोटोज को देखे जा रही थी कि उसकी नजर एक फोटो पर टिक गई, जिसमें आहान दोनों हाथ फैलाए आंख बंद कर ऊपर की तरफ देख रहा था। वो फोटो इस तरह से ली गई थी कि आहान के जस्ट पीछे सनराइज हो रहा था। सुबह के समय गिरी ओस की बूंदें आहान के चेहरे पर ऐसे चमक रही थी जैसे सिप में मोती हो। उस पर भी आहान की हल्की हल्की बियर्ड, उसका तो कहना ही क्या। सारवी ने मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, हमें नहीं पता कि हमने कभी आपसे उतनी मोहब्बत की है जितनी आप अपनी रोजपिटल से करते हैं। लेकिन हमारी इन धड़कती हुई धड़कनें इस बात की गवाह है कि हमारी मोहब्बत आपसे कम भी नहीं है। हमें तो लगा था कि आप जैसे हमारी सारी बातें बिना हमारे कहे समझ जाते हैं, ये भी समझ जाएंगे। लेकिन हम गलत थे। आज जब उस लड़की के लिए आपकी भरी हुई आंखें हमने देखी तो उन चंद लम्हों में हम पर क्या बिता है ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे। नवाब साहब, ना ना, आप ये मत समझिएगा कि हमें आपकी रोजपिटल से जलन हो रही है। हम बस आपकी आंखों में वो नमी देख नहीं पा रहे थे। बाकी इंतजार है हमें भी उस दिन का जब आपकी रोजपिटल से मुलाकात होगी। आखिर हम भी तो देखे यो नसीम वाला शख्स है कौन, जिन्हें हमने अपनी हर हुआ में मांगा। हमारे यो नयाब साहब तो उनके बिना कुछ मांग ही उनसे इतनी मोहब्बत कर बैठे। सरू बेटा नीचे आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। बाहर खड़ी के मीरा ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा तो सारवी ने झट से अपना फोन बंद किया और वॉशरूम में घुसते हुए बोली, बड़ी मम्मा बस 5 मिनट, हम आ रहे हैं। आहान में खोई सारवी को पता ही नहीं चला कि अब तक रात के 9 बज चुके थे। मीरा मुस्कुराते हुए वापस नीचे चली गई। सारवी ने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए भागते हुए नीचे चली गई। जन्नत के घर पर अलग ही बवाल मचा हुआ था। सोफे पर बैठा निधान ममता जी के खातिरदारी से अब अच्छा खासा इरिटेट हो चुका था। वहीं ममता जी उससे अपनी गरीबी का दुखड़ा रोते हुए कभी चाय पीने को कहती तो कभी स्नैक्स खाने को, और अगर निधान चाय पीने के बारे में सोचता भी तो उससे पहले ही ममता जी अपनी बातों से उसका जी जला देती।
निधान इस वक्त जन्नत के घर पर था और उसे ममता जी ने अच्छा खासा इरिटेट कर दिया था। हालांकि निधान के सामने टेबल पर चाय के 7 स्नैक्स रखे गए थे जो अभी अभी ममता जी ने रखा था। एक पल को तो निधान के मन में आया कि वो स्नैक्स खा ले, लेकिन उससे पहले ही ममता जी ने अपनी गरीबी का दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनते ही निधान का मन स्नैक्स खाने का तो दूर उसकी तरफ देखने का भी नहीं किया। ममता जी रोने का नाटक करते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, हमने जन्नत को कैसे कैसे पाल पोष कर बड़ा किया है। जन्नत के मामा जी भी काफी दिनों से गांव चले गए हैं। ऐसे में जन्नत के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही रहती है। उसकी सैलरी भी इतनी कम है कि उससे हम दोनों किसी तरह गुजारा कर ही लेते हैं। निधान ने हैरानी से ममता जी को देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि जन्नत की सैलरी कम है। ठाकुर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, फिर जन्नत तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। जन्नत जो अंदर आते ही सीधा कमरे में फ्रेश होने चली गई थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि निधान आया हुआ है। वो तो मस्त शावर लेकर कमरे से बाहर निकली और बिना सोफे पर बैठे निधान की तरफ ध्यान दिए किचन में घुस गई। वहीं निधान की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, एक पल को तो वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इस वक्त जन्नत एक बेबी पिंक कलर के बेहद ढीले ढाले टी शर्ट में थी। निधान ने अपना सिर झटका और अपनी जगह से उठ गया। बुरी तरह से थकी हारी जन्नत ने अपने लिए चाय बनाया और उसे लेकर बाहर आई, और सामने निधान को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो खुद से ही बड़बड़ाई, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? ये चलता फिरता आइटम बॉम्ब मेरे घर में क्या कर रहा है?